हमारे साथ रॉ के फॉर्मर चीफ मिस्टर विक्रम सूद जुड़ रहे हैं। सूद साहब ऑब्जर्वर एंड रिसर्च फाउंडेशन के एडवाइजर भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी। विक्रम सर से हम बात करें उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात कर लेते हैं। सर, कनाडा और भारत के बीच राजनयिक संबंधों में अचानक एक कटुता देखी जा रही है। वहां के प्राइम मिनिस्टर संसद में खड़े होकर ये बोलते हैं कि वहां पर एक शख्स जो इंडिया की नजर में मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसकी हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है, और वो भी बिना किसी आधार के। आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? थोड़ा आश्चर्य होता है ऐसा स्टेटमेंट सुन के कि आप एविडेंस तो दे नहीं रहे। यही कह रहे हो कि अभी हम एविडेंस लाएंगे, पर आपकी यहां में इंटरफेरेंस है, तो इसको हम बुरा मानते हैं और आपका एक नुमाइंदा यहां से बोलते हैं कि चले जाए। सो बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के आपने एक एक्शन ले लिया। मैं सोचता हूं कि आपको इतनी जल्दी क्या थी ये करने की, इतना क्या दबाव था कि आप कहें कि साहब अभी एविडेंस आ रहा है, अभी प्रूफ आ रहा है, लेकिन हम ये तो कर दें, नाम भी ले दें उस शख्स का और उसको बोलें कि कनाडा छोड़ जाए। और हालांकि जो शख्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में है, वो तो वांटेड टेररिस्ट है। और दूसरी बात यह है कि उसको आप आज कह रहे हैं कि कैनेडियन सिटीजन है। जब ये 97 में वहां पहुंचा था तो ये रवि शर्मा बन के पहुंचा था। फिर इसको जब इसने अप्लाई किया पहली दफा असाइलम के लिए या रेजिडेंस, उन्होंने इनकार कर दिया, 2 दफा इनकार किया। फिर इसने शादी करा ली वहां पे, जिस शादी के बारे में बोलते हैं कि वो भी सस्पेक्ट थी कि ये अरेंजमेंट है ताकि रह जाए यहां पे। फिर एक सडनली एकदम से 2001 में इनकी एक एप्लीकेशन कहीं जाती एज अ सिटीजन ऑफ कनाडा। तो ये सिटीजन ऑफ कनाडा कैसे बन गया जब पिछले 3-4 साल में तो ये सस्पेक्ट था। तो ये एक पूछने वाली बात है कि ये कैसे हुआ। तो अब मुद्दा ये है कि प्रूफ है नहीं, पर एलिगेशन है, इल्जाम है, प्रूफ नहीं है। और सर, ये इल्जाम भी बहुत संगीन है सर। वो ये कह रहे हैं कि एक देश ने वहां पर एक ऐसा कवर्ड ऑपरेशन कराया है। क्या इस बात को सार्वजनिक करने से पहले एक मित्र देश होने के नाते कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को भारत के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, आपका सलाह? अमूमन तो ऐसे ही होता है कि आपको अगर जो मित्र देश हैं जिनके साथ आपका नॉर्मल रिलेशनशिप है, आप उनसे बात करते हैं, आप पूछते हैं, बताते हैं, हल ढूंढते हैं समस्या का। वो तो किया नहीं, ये तो सीधे ही उन्होंने, मुझे लगता है उनको कुछ नाराजगी थी हमसे। और 2018 में भी आए थे तो बड़े उनकी क्या बोलते हैं, कोल्ड शोल्डर किया था हिंदुस्तान भारत ने, और इस बार भी कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं दी उसको, उनको बायलैटरल नहीं होने दिया, मीटिंग नहीं होने दिया, खाली चलते फिरते बात कर ली। तो G20 में भी थोड़ी तलखियां हमने, जी हाँ, G20 में भी तो, और G20 के आने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी सिंगापुर में कि हर एक मुल्क का हक है कि अपने सिटीजन्स को सुरक्षित रखे। बिल्कुल सही की बात है, सबका हक है, मेरा भी है और मेरी सरकार का भी है कि वो भी ख्याल रखे। जो नागरिक हैं या जो रह रहे हैं, सबकी सुरक्षा चाहिए। तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने क्यों कहा वहां पे, मेरे ख्याल में ये उस पे बिल्डअप कर रहे थे। और आजकल जो कहानी सुननी है, मेरे को मालूम तो है नहीं डायरेक्ट, कि बाकी वेस्टर्न नेशन ने भी कुछ रेज किया था यही इशू कि ये ऐसा हो रहा है। और जो कमेंट एक दिया है एनएसए, उनके एनएसए ने कि ये कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलती किसी मुल्क को ऐसा करने के लिए।
मुझे नहीं मालूम क्या असलियत है। मुझे ये मालूम है कि ये मामला संगीन है और इसमें भारत को जैसे अभी उनको क्या बोलते, जैसे वो कुशल और मेहरा ने कहा है, रौद्र रूप है, गुस्सा है कि आपने ऐसा कैसे किया। आपके यहाँ टेररिस्ट बैठे हुए हैं, आपके यहाँ वो सरदार पन्नू है ना, वो कह रहा है कि हिंदुस्तानी हिंदुओं को भगाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। आपके मुल्क में बैठे यही कह रहे हैं। अगर मेरे घर में 4 आदमी बैठ के दूसरे मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, या तो मैं उनको रोकूं, हाँ? आप रोकना नहीं है उनको, वो आपके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई। चाहे आप वो एक फ्लोट निकाल दो, टैब्लो निकाल दो, जैसे हमारा रिपब्लिक डे परेड में होता है, इंदिरा गांधी को शूट कर रहे हैं 2 सिख, और ये आपने अलाउ किया, कुछ नहीं किया उसके बारे में। ये अनफ्रेंडली एक्ट हुआ ना। फिर एक बड़े बड़े पोस्टर बना के 2 पिक्चर्स लगा दी एक इंडियन कॉन्सुलेट की कि इनको मार डालो, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मेरे को तो नहीं समझ आई। कहीं हिंदुस्तान तो दुश्मन मुल्क नहीं है तुम्हारा, लड़ाई भी नहीं है उनके साथ, कोई युद्ध नहीं हो रहा, और फिर आप ये कहते हैं कि तो हमारा हक है, हम जैसे मर्जी बात करें। सर वो ये भी कहते हैं कि चूंकि वो सिटीजन हैं इसीलिए उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने वहां से कुछ तस्वीरें देखी है सर, जिसमें वेपन लहराते हुए वो लोग नजर आते हैं जो भारत की नजर में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं। वहां पर आतंकी कैंप चलते हैं, ऐसी लगातार खबरें आती है, ट्रेनिंग्स वहां पर दी जा रही है। ये सबूत क्या उस देश के लिए काफी नहीं है कार्रवाई करने के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ अल्टरनेट मोटिव आपको नजर आता है? अमूमन तो ऐसा ही होता है कि आपके पास प्रूफ है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अब प्रूफ कितना सही है कितना गलत है मुझे तो मालूम नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन तो हो ही सकती है। अब ये भी नहीं मालूम कि हुई है कि नहीं हुई। कुछ इनपुट्स तो आई होंगी सर? अब मुझे क्या मालूम क्या इनपुट आई है, किसको आई है, किसने भेजी, मुझे नहीं मालूम। सर एक आपको लगता है कि कुछ एक समझौता कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि वहां पर ऐसी पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं जहां पर उनको लगता है कि उस कम्युनिटी की सपोर्ट के बिना वो शायद राजनीति में ज्यादा टाइम तक। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, 20-25 सारे पार्टी की सपोर्ट है, उसके बिना सरकार नहीं बना सकते। तो ये भी सुनने में आया है, क्या रूमर है कि नहीं मालूम नहीं, कि इलेक्शन शायद जल्दी हो जाए। होनी तो 25 में है, इलेक्शन जल्दी हो जाए, इसी साल हो जाए, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। उसके लिए फिर आपको उनका सपोर्ट चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। अब क्या देंगे आप उनको, क्या देंगे आप उनको? फिर ये भी सुनने में आया है कि ये बड़े नाराज हैं कि G20 में हमने रशिया की निंदा नहीं होने दी। बाली में तो हो गई थी, यहाँ नहीं हुई, तो उस पर भी नाराज है। तो गुस्सा है किसी बात पे, और अब देखिए कहाँ जाती है बात आगे। एक जासूस होना क्या होता है सर, अगर हम आम भाषा में लोगों को समझाना है? जासूस होना, देखिए आप जासूस, अच्छे जासूस तभी बन सकते हैं जब आपका मन करे, दिल से हो कि मेरे को ऐसा काम करना है, सीक्रेट भी हो, देश के लिए भी हो, और रिस्क भी हो, तो वो बिना इसके तो नहीं चलते, ये कहानी नहीं बढ़ती ना। तो अब इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग, इंटेलिजेंस एनालिसिस, 3 चीजें हैं, हाँ? अब कैसे गैदर करोगे, फिर उसका निचोड़ निकालोगे, फिर उसको कम्युनिकेट करोगे। आपके साथ तो ऐसा होता है कि आप अपने परिवार को भी नहीं बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये क्या सिचुएशन, कैसे इसको आपके जहन में कैसे ये चलता है सर? कैसे आप इसको इतने समय तक छुपा सकते हैं? क्या आप अपनी कोई पर्सनल चीज इसमें शेयर कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ हो जब आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को पता नहीं चला हो? सारी जिंदगी में नहीं पता लगा उन्हें जी, और कब बाद में पता लगा, बाद में पता। बच्चे जब बड़े छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, तो इंटरेस्ट ही नहीं होता। कॉलेज वॉल में जब चले जाते हैं तो फिर लोग पूछते हैं आपका फादर क्या कर रहा है, ये फिर निकलती है ना बात। तो आप क्या समझते थे सर, आप जब आप जॉब कर रहे थे तो बच्चे क्या समझते थे कि आप पापा क्या कर रहे हैं?
पापा सरकारी नौकर है बस। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं पूछा है, पता नहीं, आई वाज लकी। जी जी। वाइफ ने, बीवी ने भी नहीं ज्यादा सवाल किए। उनको तो पता था हम कहाँ हैं, बस जी। सवाल कभी नहीं किया। सर अब जब असाइनमेंट में आप बाहर चले जाएं, बहुत दिनों तक नहीं आए, तब भी पूछा तो जाता होगा ना सर कि आप कहाँ हैं, कब लौट रहे हैं? नहीं, जी। नहीं पूछते। और सर एक बात जो दिलचस्प बात है वो रिक्रूटमेंट को भी लेकर होती है सर। आज तक हमने कभी देखा नहीं है कि इस एजेंसीज के लिए कहीं पर रिक्रूटमेंट हो रहा हो। आप खुद पोस्टल सर्विसेज में थे, आपका एक रिक्रूटमेंट होना RAW में, वो भी एक बहुत दिलचस्प बात है सर। वो कैसे हो पाया, आपको कैसे लगा, या फिर किसी ने आपको अप्रोच किया कि आपको RAW में शामिल होना चाहिए? कैसे आपको पिक किया गया, अगर हम जानना चाहें? पिक तो पता नहीं। देखो, जब हम सर्विस ज्वाइन किए थे तो कुछ साल बाद खबर आनी शुरू हुई कि नया महकमा बन रहा है, बड़ा खुफिया है, बड़ा आला महकमा बनेगा। और हम सोच रहे थे सबके ये क्या होगा भाई, बहुत अच्छा होगा। बढ़ते बढ़ते खबर निकली बाहर तो फिर सुना ये कि वॉलंटियर्स या टैलेंट हंट हो रहा है। हम बोलेंगे आपको कि इनवाइट करेंगे, ज्वाइन करो, या खुद ढूंढेंगे। तो हमने भी हाथ खड़ा कर दिया कि देखो क्या होता है। मालूम नहीं था कि ज्यादा क्या होगा, तो बुला लिए, इंटरव्यू करवा लिए, और फिर आ गया एक दिन ऑर्डर कि जाइए। एजेंसीज होती है उनकी तरफ से। आपने लिखा है कि उस वक्त KGB ने कुछ 19,000 स्टोरीज जो है प्लांट करवाई थी मीडिया में। उन्हीं का क्लेम है। जी, उनका क्लेम है। तो ये क्या है सर, ये क्यों किया जाता है, क्या मकसद होता है इसका? भाई वो दिन थे कोल्ड वॉर के, अमेरिका वर्सेस रशिया, सोवियत यूनियन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। उनको सबको था कि हम जितने अपने पास घेर लें, अपनी साइड में ले लें, उतना ही अच्छा है। और उसके लिए आपको रेसिपिएंट इंडिया, टारगेट कंट्री जिसको बोलो, अपने तरफ का रवैया बनाना है। उनका जहन में ये डालना है कि ये रशिया, सोवियत यूनियन इज द कंट्री जो हमारे साथ हमको फायदा होगा। तो इसलिए कहानियां बनाते थे, स्टोरीज लिखवाते थे। जर्नलिस्ट को कई अनजान होते थे, कईयों को मालूम था कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। फिर अपनी मैगजीन्स, अपनी किताबें, अपनी फिल्म फेस्टिवल, उसमें बुलाना, फिर ये सब इकट्ठा करके एक नैरेटिव बनाने का। अमेरिकन भी ऐसे ही करते हैं, सबको रोप इन। हॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी बनी हैं जो CIA या पेंटागन ने हाथ देके बनवाई हैं। क्या मकसद होता है सर इसके पीछे? वही कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने ब्रेव, साहसकारी हैं, योद्धा हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं, या देश को कितना खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। थैंक यू।